दोस्तों, जीवों को अपना जीवन चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ साथ उसके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो उनके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं वो या तो हमारी बॉडी में फॉर्म्स होते हैं या हम उनको फूड के माध्यम से अपने बॉडी में इंटेक करते हैं। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं, जिससे कि लिविंग बींग्स इस जीवन को जी पाता है, अपनी लाइफ को परफॉर्म कर पाता है। तो दोस्तों, इस फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद वो अलग अलग काम को करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। A biomolecule is a chemical compound found in a living organisms. These include chemicals that are composed of mainly carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. Biomolecules are the building blocks of life and perform important functions in living organisms. यानी जैव अणु ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग में पाए जाते हैं, यानी जीव जंतु में पाए जाते हैं, और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ये जैव अणु हमारे जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, यानी हमारी लाइफ को बनाने का काम करते हैं, और ये जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण कामों को करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी बायोमॉलिक्यूल्स की ही मदद से एक लिविंग बींग्स की लाइफ परफॉर्म हो पाती है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है। यानी बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हर लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं और उनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लिविंग बींग्स के बॉडी में पाए जाने वाले कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बायोमॉलिक्यूल्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे बॉडी में यानी लिविंग बींग्स की बॉडी में ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जैव अणु के प्रकार। दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और विटामिन्स आते हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर, मिनरल्स और आयंस आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में वाटर, मिनरल्स और आयंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। दोस्तों, द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बन, मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन। द जनरल फार्मूला ऑफ दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज CnH2O whole twice n. Carbohydrates are macronutrients and provide energy. They are called carbohydrates as the comprises carbon, hydrogen and oxygen at their chemical level. Carbohydrates are essential nutrients which include sugars, fibers and starches. दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो वर्ड है वो एक फ्रेंच शब्द से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं, और ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो
शुगर, फाइबर और स्टार्च में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जीवों में पाए जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर एक लिविंग बींग्स में एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा उसके बॉडी को अलग अलग तरह से स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से शेप देने का काम करते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग बींग्स में पाए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। दोस्तों, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लिविंग बींग्स यदि खाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उसकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। यानी किस किस चीज़ों को खाने से लिविंग बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में या अलग अलग लिविंग बींग्स में ये कार्बोहाइड्रेट पहुंच सकते हैं, तो उन्हीं को हम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कहा जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इस लिविंग बींग्स में बहुत ही ढेर सारे सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं और ये सब्सटेंसेस बहुत लार्ज स्केल में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली सभी लिविंग बींग्स, सभी प्लांट्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है। दोस्तों, जैसे कि इस चित्र में आप गेहूं को देख पाते होंगे, गेहूं में बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स जब भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो एक्स्ट्रा फूड वो स्टार्च के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से पैडी सीड्स में, ये जो धान का बीज है, इसमें भी स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यानी इस राइस के प्लांट ने भी अपने बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल्स में भी, जैसे कि ब्रेड में, मक्के में और भी बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम में ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का संयोजन। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट या कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2ON द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। यानी कार्बन का पार्ट 1 होता है, हाइड्रोजन 2 अमाउंट में होता है और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में होता है, और इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोस्तों, अगर केमिकली देखा जाए तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ढेर सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप्स जुड़े होते हैं। इसीलिए इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2ON होता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिनका जनरल फार्मूला CnH2ON होता है। दोस्तों, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बींग्स में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है मोनोसैकेराइड्स, दूसरी कैटेगरी होती है ओलिगोसैकेराइड्स और इसमें तीसरी कैटेगरी होती है पॉलीसैकेराइड्स। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों, ये जो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स वर्ड हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रीक वर्ड से बनाए गए हैं। जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1 और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। यानी ये ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिसमें केवल एक ही यूनिट शुगर की पाई जाती है, इसीलिए इनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। इसी तरह से ओलिगोसैकेराइड्स में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। यानी ये ऐसे सैकेराइड्स ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें कुछ शुगर्स के
मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स वर्ड भी पॉली और सैकेराइड से बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, यानी ये पॉलीसैकेराइड्स बहुत ढेर सारे शुगर से मिल करके बने होते हैं। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड्स में केवल एक शुगर, ऑलिगोसैकेराइड्स में कुछ शुगर और पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे शुगर पाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मोनोसैकेराइड्स। दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स को सरल शर्करा कहते हैं। इनका और अधिक छोटी इकाइयों में जल अपघटन नहीं हो सकता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा। दोस्तों, मोनोसैकेराइड्स का मतलब ये होता है कि मोनो का मतलब एक और सैकेराइड का मतलब शुगर, यानी ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें केवल एक ही शुगर होता है। यानी यदि हम इनको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएं, यानी जल अपघटन कराएं, तो ये और अधिक छोटी इकाइयों में नहीं टूट पाते हैं और सबसे सिंपल फॉर्म में ये हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन्हें मोनोसैकेराइड कहा जाता है, क्योंकि ये और छोटी इकाइयों में नहीं टूट पाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2nOn होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा ये सब मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि इस चित्र में अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड्स ऐसे स्मॉल यूनिट होती हैं जिसको हम और ज़्यादा छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इन्हीं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से मिल करके ही ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स बने होते हैं। तो इसलिए क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है और सैकेराइड का मतलब शुगर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है और इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये और अधिक छोटे भागों में डिकम्पोज नहीं हो पाता है या टूट नहीं पाता है। इसीलिए ही इनका नाम मोनोसैकेराइड रखा गया है, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पाए जाते हैं। ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो हमको अलग अलग फूड आइटम्स में मिल सकते हैं। जनरली ये हमको फलों में दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। दोस्तों, मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ट्राइओजेज, जिनका जनरल फॉर्मूला C3H6O3 होता है, टेट्रोजेज C4H8O4 होता है, पेंटोजेज C5H10O5, हेक्सोसेज C6H12O6, हेप्टोजेज C7H14O7 होता है। ट्राइओजेस का मतलब होता है कि इसमें 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोजेस का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंटोजेस का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोसेस का मतलब 6 कार्बन से बने होते हैं और इसी तरह से हेप्टोजेस का मतलब होता है कि ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि 7 कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो इस तरह से कार्बन के नंबर के आधार पर इन्हें ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोसेस और हेप्टोजेस में डिवाइड किया गया है। अर्थात इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से लेकर के 7 तक होती है। तो इन्हें ही हम मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है, कहते हैं। दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि हेक्सोसेस होते हैं, यानी इनमें 6 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो दोस्तों, ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं और ये लिविंग बींग्स के बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ही एक ऐसा फूड कंपोनेंट होता है जो लिविंग बींग्स के बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। तो इस तरह से ये मोनोसैकेराइड्स अलग अलग लिविंग बींग्स में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही इसेंशियल होता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जिसको ऑलिगोसैकेराइड कहा जाता है। दोस्तों, ये अणु 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑलिगोसैकेराइड्स में एक ही प्रकार की या अलग अलग प्रकार की मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ होती हैं। मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार यह डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स आदि कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं। दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब होता है, ओलिगो का मतलब फ्यू और सैकेराइड्स का मतलब शुगर, यानी इसमें जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो 2 से लेकर के 10 तक के अणु होते हैं और ये सब जब आपस में कंबाइंड होते हैं
तो इनके जुड़ने से ही ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। इसमें एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स या अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ करके ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मोनोसैकेराइड्स 3 की संख्या में होते हैं तो इन्हें अगर 2 की संख्या में होते हैं तो उन्हें डाइसैकेराइड्स, 3 की संख्या में होते हैं तो ट्राइसैकेराइड्स, और अगर 4 की संख्या में मोनोसैकेराइड के जुड़ने से जो ओलिगोसैकेराइड बनता है उसको हम टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। दोस्तों, सुक्रोज और माल्टोज ये ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि डाइसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। सुक्रोज में 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड्स जिसमें ग्लूकोज होता है वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इससे सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड्स है और ओलिगोसैकेराइड्स में भी डाइसैकेराइड है। इस चित्र में हम अलग अलग प्रकार के डाइसैकेराइड्स को देख सकते हैं, जिसमें सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना है। इसी तरह से लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बना है, और माल्टोज ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अलग अलग यूनिट के मिलने से बनता है। तो इस तरह से सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स होती हैं, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होती हैं, और इसी तरह से माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी 2 अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ने से माल्टोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से ये डाइसैकेराइड्स हैं। और इसी तरह से यदि 3 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो उनको हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं, और जब 4 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उन्हें टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी ओलिगोसैकेराइड्स, ये भी लिविंग बींग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब ये लिविंग बींग्स की बॉडी में जाते हैं तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये टूट करके ग्लूकोज या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी लिविंग बींग्स की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइंड करके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें C6H12O6 और C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो इससे माल्टोज का एक मॉलिक्यूल बनता है और H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के मिलने से माल्टोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसलिए माल्टोज एक ओलिगोसैकेराइड है, और ओलिगोसैकेराइड में भी ये डाइसैकेराइड है। इसी तरह से सुक्रोज में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो इससे सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। जनरली सुक्रोज जो होता है वो गन्ने के रस में और चीनी में और गुड़ में पाया जाता है। तो इसलिए सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इससे ही सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, और इसीलिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, और डाइसैकेराइड एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है। चलिए अब जानते हैं तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। दोस्तों, ये मोनोसैकेराइड्स के बहुलक होते हैं। इनमें 10 से लेकर कई हजार तक मोनोसैकेराइड अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह जल में अविलेय होते हैं। इनका स्वाद मीठा नहीं होता। इनका अणु भार बहुत अधिक होता है। जल अपघटन द्वारा यह मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाते हैं। दोस्तों, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि जब 10 से लेकर के और हजारों तक के मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। दोस्तों, पॉलीसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल 10 से लेकर के हजारों की संख्या में हो सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनका स्वाद मीठा भी नहीं होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी जल अपघटन कराते हैं तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड अणुओं में टूट जाते हैं। तो इसलिए ही इन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यानी मैनी, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। यानी जब बहुत सारे शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए
तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और स्टार्च में बहुत ढेर सारे ग्लूकोज जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तब जा कर के एक स्टार्च का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो क्योंकि स्टार्च में हजारों की संख्या में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए स्टार्च को हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें सेलुलोज को दिखाया गया है। सेलुलोज में बहुत ढेर सारे बीटा डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और इस तरह से जब ढेर सारे बीटा डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तब जा कर के सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसैकेराइड होता है जो कि प्लांट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा एल्गी होते हैं और इसके अलावा फंजाई या और भी बहुत सारे लिविंग बीइंग्स की बॉडी का फॉर्मेशन इन्हीं सेलुलोज से होता है। दोस्तों, प्लांट्स की पत्तियों में ये सेलुलोज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इस तरह से सेलुलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। चलिए अब जानते हैं कि कार्य के आधार पर पॉलीसैकेराइडों का वर्गीकरण, यानी कार्य के आधार पर पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कार्य के आधार पर पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है संचायक पॉलीसैकेराइड यानी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और इसकी दूसरी कैटेगरी होती है संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड यानी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों, संचायक पॉलीसैकेराइड्स ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि लिविंग बीइंग्स के बॉडी में स्टोरेज होने का काम करते हैं, यानी उनकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं और फिर उनको बाद में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इन्हें स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनका काम होता है लिविंग बीइंग्स के बॉडी को फॉर्म करना, यानी उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो सेलुलोज प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसको बनाने का काम करते हैं, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी को फॉर्म करने का काम सेलुलोज करता है। तो इसीलिए सेलुलोज एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। तो जो भी पॉलीसैकेराइड लिविंग बीइंग्स की बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें ही हम स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो इस तरह से काम के आधार पर पॉलीसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। दोस्तों, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज अणुओं के बहुलक होते हैं। संचायक पॉलीसैकेराइड्स ग्लूकोज अणुओं के बहुलक संचायक पॉलीसैकेराइड्स को आरक्षित ऊर्जा स्रोत कहते हैं, यानी ये उसके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में ये उसको एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हरे पेड़ पौधों में स्टार्च, इसी तरह से जंतुओं में और नीले हरे शैवालों और कवकों में ग्लाइकोजन, और इसी तरह से बैक्टीरिया और ईस्ट में डेक्स्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होता है। पौधों में स्टार्च के रूप में पॉलीसैकेराइड स्टोर हो जाता है। इसी तरह से एनिमल्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई में ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होता है और बैक्टीरिया और ईस्ट में ये डेक्स्ट्रॉन के रूप में उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है और बाद में ये उसको एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के जैसे ह्यूमन बीइंग्स में अगर देखा जाए तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लीवर में जाकर के एज ए ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के उसकी लीवर में स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स भी ग्लूकोज अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं जो कुंडलित न होकर दृढ़ सूत्रों के रूप में होते हैं। यह पौधों की कोशिका भित्तियों का ढांचा तथा आर्थ्रोपोडा जंतुओं का बाह्य कंकाल बनाते हैं। सेलुलोज तथा काइटिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में ही है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, यानी ये लिविंग बीइंग्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल वॉल को बनाने के लिए ये सेलुलोज इसको बनाता है। इसी तरह से जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं जैसे कि इंसेक्ट, उनका जो आउटर एक्सोस्केलेटन होता है उसको बनाने का काम भी ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स करते हैं, जिनको इन इंसेक्ट्स में हम काइटिन कहते हैं। इसी तरह से सेलुलोज और काइटिन ये दोनों के दोनों
एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी आपने जाना, सेलुलोज सेल वॉल को बनाता है और काइटिन एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन को बनाता है। जैसे कि इस इंसेक्ट की जो आउटर कवरेज है, आउटर कवर, वो काइटिन की बनी होती है। तो इसीलिए काइटिन भी एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है और ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स की बॉडी के आउटर कवर को बनाने का काम करता है। तो इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को जानने की कोशिश की, जिसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। इन तीनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने विस्तार से इस वीडियो में जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले बायोमॉलिक्यूल की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने केवल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही चर्चा किया। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।